हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 6 स्टैंडर्ड के चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज। इसके पहले के वीडियोस में मैंने ये पूरा चैप्टर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके वो वीडियोस देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएंगे, और जब ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको खुद से ही समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का आंसर क्या लिखना है। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन ईच ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द ब्रैकेट्स। मतलब ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और ये जो ब्लैंक्स है आपको ये ब्लैंक में इसमें से टर्म्स भरने हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल। ठीक है, एक वेल में से एक बकेट भर के पानी निकालना है। वेल में से पानी कैसे निकालते हैं? एक बकेट को रस्सी से बांधते हैं, फिर वो बकेट नीचे वेल में डालते हैं, फिर वो बकेट से पानी भरते हैं, फिर रस्सी से वो बकेट को ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। डैश विल बी डन व्हेन अ डैश इज अप्लाइड टू डू दिस मतलब ये जो बकेट ऊपर खींचा, बिकॉज देयर विल बी अ डैश ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, फोर्स। तो सबसे इजी तो फोर्स है, क्योंकि हमको पता है फोर्स कहां पे आएगा। यहां पे लिखा है ना, डैश इज अप्लाइड टू डू दिस। जब वेल में से पानी खींचेंगे तो क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा। तो सबसे इजी आंसर तो आ गया फोर्स। नेक्स्ट क्या है? बिकॉज देयर विल बी अ डैश ऑफ वाटर। अभी वर्क ऑफ वाटर तो नहीं होगा ना, पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, पानी की प्लेस चेंज हो रही है ना, पानी की प्लेस चेंज हो रही है, मतलब पानी का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स लगा के किसी चीज को डिस्प्लेस किया जा रहा है तो व्हाट विल बी डन? वर्क विल बी डन। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वर्क। तो वर्क भी हो गया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लो पहले क्या है। काइनेटिक, पोटेंशियल एंड मोशन, तीन ऑप्शंस है। इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ अ हाउस, इट एक्वायर्स डैश एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। आप इमेजिन कीजिए, आपने ऊपर बॉल को स्लोपिंग रूफ पे ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा? बॉल मूव करने लगेगा, मतलब क्या होगा? इट एक्वायर्स मोशन। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूं मोशन, यहां पे गया, इट एक्वायर्स मोशन। फिर एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, पहले ऊपर था, ऊपर से उसको छोड़ा तो वो नीचे आके गिरा, ठीक है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब जब वो ऊपर था तो उसके पास एनर्जी कहां से आई? बॉल में कोई इंजन तो नहीं होता ना, बॉल के पास मसल्स भी नहीं है एनर्जी लगाने को। बॉल के पास वो एनर्जी थी क्योंकि वो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी थी। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोटेंशियल। फिर वो बॉल मूव करने लगा, मोशन में था, तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? मोशन में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी थी, वो क्या बन गई? काइनेटिक। तो यहां पे आएगा पोटेंशियल और यहां पे आ जाएगा काइनेटिक। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। यू माइट हैव सीन सम ब्यूटिफुल फायरवर्क्स ड्यूरिंग दिवाली। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। अब आप अच्छे से लेक्चर वीडियो देखिए, उसमें मैंने फायरवर्क्स का एग्जाम्पल दिया है। फायरवर्क्स में क्या होता है? फायरवर्क्स में अंदर केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी होती है। जब हम फायरवर्क्स देखते हैं आसमान में तो हमको क्या दिखता है? लाइट दिखती है ना उसमें। तो क्या हुआ? पहले उसमें क्या थी? केमिकल एनर्जी, राइट। फिर वो केमिकल एनर्जी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट? लाइट एनर्जी। तो आंसर्स क्या आ जाएंगे? यहां पे आ जाएगा केमिकल और यहां आ जाएगा लाइट, ठीक है। ये केमिकल गया और लाइट गया। यहाँ पे एटम और सोलर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अगर यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिया होता तो हम साउंड भी लिखते हैं, क्योंकि पटाखे जब आप जलाते हैं तो लाइट तो होती है, उसमें से साउंड भी आता है ना, तो साउंड एनर्जी भी होती है, क्योंकि केमिकल एनर्जी से लाइट एंड साउंड दोनों निकलते हैं पटाखों में। ओके, पर यहाँ पे साउंड एनर्जी का ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हमने साउंड एनर्जी नहीं लिखा। चलो नेक्स्ट करते हैं। डी, the solar cooker is an application of the dash energy of the sun, while solar cells, solar lamps are applications of the dash energy of the sun. Options दिया light, chemical and heat. अब हमको पता है सन की रेज में क्या क्या होता है। सन की रेज में सनलाइट होती है एंड हीट होती है, राइट। तो उसमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों होता है। अभी कुकर में हम लोग क्या करते हैं? खाना हीट करते हैं।
मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि सन की हीट से खाना जो कुकर में रखा है सोलर कुकर में वो पक जाता है, तो कौन सी एनर्जी यूज होगी वहां पे हीट एनर्जी यूज होगी। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको कैलकुलेटर का बताया था कि कैलकुलेटर में सोलर सेल होता है, उसके ऊपर आप उंगली रख देंगे, उसको हाइड कर देंगे तो वो कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट नहीं गिरेगी। तो उस पर कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है? सन की लाइट एनर्जी का। तो वहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा लाइट। ठीक है, तो लाइट और हीट दोनों यूज हो गया, इसमें केमिकल एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। वन लेबरर कैरीड 4 पैन्स ऑफ रोड मेटल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। मतलब एक लेबरर ने क्या किया, उसने 4 पैन्स उठाए और 100 मीटर्स तक चला। इफ ही कैरीज 2 पैन्स ऑफ रोड मेटल थ्रू अ 200 मीटर डिस्टेंस, डैश वर्क विल बी डन। अब 6 स्टैंडर्ड के लेवल पे ये क्वेश्चन क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो अब तक पता नहीं है। अगर वर्क कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला पता हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके सीधा लिख सकते हो कि इक्वल वर्क डन है। अभी आपको सिर्फ अज्यूम करना पड़ेगा कि 4 पैन्स है और 100 मीटर चलना है, उसके जगह पे 4 का 2 कर दिया और 100 का 200 कर दिया, तो ऑलमोस्ट सेम काम हो रहा है, तो आप लिख देंगे इक्वल। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप आगे के स्टैंडर्ड्स में सीखेंगे, तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको आंसर भी इक्वल आएगा। चलो, तो इसका आंसर लिख देते हैं इक्वल। The capacity that an object has for doing work is called dash energy displacement force। ये तो बहुत ही सिंपल है। आपके बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी होती है काम करने की, उसको क्या बोलते हैं हम? आपने लेक्चर्स देखे ना अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पेयर्स। अब इसमें 2 ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और सेकंड में कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी दी है, तो हमको मैच करना है कि कौन से एग्जाम्पल में कौन से टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है रोलिंग ऑब्जेक्ट। रोलिंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे फेंक दिया है तो वो रोल हो के नीचे जा रहा है, या फिर उसको फ्लोर पे आपने फेंका है तो रोल होके आगे जा रहा है, मतलब वो किस में है? वो मोशन में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फूड। फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो फूड को हम मार्क कर देते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, तीसरा एग्जांपल दिया है स्ट्रेच्ड बो। अब स्ट्रेच्ड बो का अच्छे से देखिए, ये है स्ट्रेच्ड बो। बो एंड एरो होता है ना, वो उसको ये इसको बो बोलते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को, और इसको बोलते हैं एरो। अब ये जब बो को स्ट्रेच करके ऐसे किया तो इसके पास एनर्जी है। इसको आप यहां से छोड़ देंगे तो ये जोर से एरो आगे जाता है ना, बट ये बो इस पोजीशन में है इसलिए इसके पास एनर्जी है। अगर ये बो ऐसा होता, ठीक है, ऐसे ही पड़ा होता, खींचा हुआ नहीं होता, यहां से स्ट्रेच नहीं होता, तो इसके पास एनर्जी होती क्या? नहीं होती। ये वाली पोजीशन जो है स्ट्रेच्ड वाली, इसी में इसके पास ये एनर्जी है। पोजीशन के हिसाब से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? पो। पोजीशन, पो, पोटेंशियल। तो ये कौन सा एनर्जी आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो स्ट्रेच्ड बो को मार्क कर दो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट में देखो कितना इजी है, 2 ऑप्शन बचे, हीट एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। तो हमको तो पता है सनलाइट में हीट एनर्जी होती है, तो सनलाइट को हीट एनर्जी जल्दी से मार्क कर दो। यहां से ऐसे जाएगा, सनलाइट को मिलेगी हीट एनर्जी। अब बचा क्या? सिर्फ बचा यूरेनियम। यूरेनियम का तो टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ था कि हेवी एलिमेंट्स, याद है? एक बार टेक्स्ट बुक निकाल के देखो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो एटॉमिक एनर्जी के अंदर दिया है यूरेनियम थोरियम इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यूरेनियम किस में आ रहा है? एटॉमिक एनर्जी में। ठीक है, ये हो गया। बच्चों याद रखना है, एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते, एरो नहीं बना सकते, आपको एक एक आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, पहले लिखेंगे रोलिंग ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद डैश डालेंगे और उसके बाजू में क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी, फिर फूड, फिर डैश, फिर बाजू में लिखेंगे केमिकल एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैन यू टेल। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन वी से दैट डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। हम कब बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ? अब मैंने आपको जब लेक्चर में सिखाया था तब बोला था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो भी चीज है अगर उसकी प्लेस चेंज हो रही है, वो ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज होती है, तो ही बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर उसकी प्लेस चेंज नहीं हो रही तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो हम कब बोल सकते हैं? वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम। इनिशियल मतलब पहले वो जहां पे पड़ा था, फाइनल मतलब बाद में वो जहां पे पड़ा था। ये दोनों पोजीशंस अलग होगी, सेम नहीं होगी, तो ही वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। ओके, जैसे ये एग्जांपल देख लो, ब्रश को उठा के यहां से मैंने यहां पे रख लिया तो जगह उसकी चेंज हो गई ना।
इनिशियल पोजीशन यहां पे है, फाइनल पोजीशन यहां पे है, सेम है क्या? नहीं, नॉट सेम, तो फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर मेजरिंग वर्क? वर्क को मेजर करने के लिए हमको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, अकाउंट में लेने पड़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक में देखते हैं पहले वर्क की डेफिनेशन क्या है। अब वर्क की डेफिनेशन क्या दी है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड अप्लाइंग अ फोर्स और फोर्स, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो मैं बोल सकता हूं वर्क को मेजर करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर? फॉर मेजरिंग वर्क, अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हमने उसके ऊपर लगाया, अप्लाई किया, एंड द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मतलब वो फोर्स लगाने के कारण जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया? डिस्प्लेसमेंट हुआ, हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड का सी, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने अगर वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें अलग अलग टाइप के एनर्जीज बताए हैं, और आप अगर टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो अच्छे से लिस्ट किया हुआ है कौन से एनर्जीज हैं। चलो टेक्स्ट बुक में देखते हैं। यहाँ देखो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में दिया हुआ है पहले मैकेनिकल एनर्जी, फिर नेक्स्ट पेज पे देखो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, फिर एटॉमिक एनर्जी, है ना। तो ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, और ये सारी एनर्जीज मैंने लिस्ट कर दी। आपको अगर ऐसा लग रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो इसके ब्रैकेट में आप काइनेटिक और पोटेंशियल लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बाकी सारे एग्जाम्पल्स हमने लिस्ट कर दिए हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। डी, डिस्क्राइब वन नेचुरल चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एक एग्जांपल हमने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी कंसिडर किया था, याद है? सनलाइट वाटर पे गिरती है, सी वाटर पे, लेक्स पे, रिवर्स पे, एंड उसमें से वाटर वेपर बनता है, फिर क्लाउड्स, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, याद है? वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। इससे अच्छा मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने देखा होगा जब ठंड लगती है तो लोग एक हाथ दूसरे हाथ पे रब करते हैं और फिर हाथ गर्म हो जाता है ना। आप ट्राई करके देखिए, एक हाथ दूसरे हाथ पे जोर जोर से ऐसे रब कीजिए। जब हाथ मूव कर रहा है मतलब कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और जब आप वो मोशन खत्म करते हो और वो हाथ आप टच करते हो तो आपको क्या गर्म लगता है ना, तो कौन सी एनर्जी हो गई? हीट एनर्जी। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? रबिंग हैंड्स टुगेदर, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब आप हाथ हिलाओगे ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और बाद में हाथ गर्म हो जाता है, इसलिए हीट एनर्जी। ओके, ये फोटो याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कौन सा एग्जाम्पल लिखना है। आपको फोटो नहीं डालना है एग्जाम में, ये तो सिर्फ आपके याद करने के लिए, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये आंसर लिखना है। ठीक है। ई, व्हाई शुड वी सेव एनर्जी? हमें एनर्जी क्यों बचानी चाहिए? बहुत ही सिंपल है, एनर्जी बचाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बचाएंगे तो पैसे बचते हैं, राइट? यू सेव मनी, एंड एनर्जी बचाया तो पोल्यूशन कम होता है। कैसे? पहले पैसे कैसे बचते हैं? देखो, जो भी एनर्जी हम घर पे यूज करते हैं हमको उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। अगर आप कम एनर्जी यूज करेंगे तो आपको कम बिल पे करना पड़ेगा। अगर कम बिल पे करना पड़ा तो आपके पैसे बचेंगे, और वो पैसों से आप कुछ और कर सकते हैं। सेकंड, कीप एनवायरमेंट क्लीन। एनवायरमेंट क्लीन कैसे होगा? जो भी एनर्जी हम यूज करते हैं ना, दैट इज मोस्टली जनरेटेड फ्रॉम कोल, पेट्रोल एंड अदर कन्वेंशनल सोर्सेज विच क्रिएट पोल्यूशन। जैसे देखो गाड़ी में से धुआं निकलता है, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है मोस्टली वो कोल से जनरेटेड होती है। तो कोल जब हम बर्न करते हैं तो धुआं निकलता है ना, तो एयर पोल्यूशन होता है। तो इफ वी सेव एनर्जी वी क्रिएट लेस पोल्यूशन, और लेस पोल्यूशन हुआ तो एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। ठीक है, तो ये दो रीजन याद रखने हैं, दो इमेजेस याद रखेंगे ना। क्या इमेजेस हैं? ये पैसे बचेंगे एंड पोल्यूशन कम होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके ये आंसर लिख सकते हो। एफ, व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? इसका आंसर तो टेक्स्ट बुक में ही दिया था, हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अच्छे से वीडियो देख लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा ग्रीन एनर्जी क्या होता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलो अब देखते हैं टेक्स्ट बुक में इसका आंसर कहां है। यहां पे देखो, द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड are called green energy resources।
यही आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। जी, व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं ये पूछा है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, उसको और क्या बोलते थे? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दे आर इनएग्जॉस्टिबल एंड कंटिन्यूअस एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स अगेन एंड अगेन। ये रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, सेम जो टेक्स्ट बुक में दिया है, दे आर इनएग्जॉस्टिबल एंड कंटिन्यूअस एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स अगेन एंड अगेन। तो दे के जगह पे आप क्या लिखोगे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये दोनों रिन्यू होते हैं ना, नॉन कन्वेंशनल है। सोलर एनर्जी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। विंड एनर्जी वो भी नहीं खत्म होगा, इसलिए नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हो आंसर में। H, which forms of energy from the sun are used in solar energy devices? चलो इसका आंसर देखते हैं। वीडियो में आपको मैंने दो एग्जांपल दिए थे, एक सोलर कुकर और एक कैलकुलेटर। सोलर कुकर में क्या होता है? खाना अंदर रखते हैं, सनलाइट इसके ऊपर गिरता है और उसमें क्या होता है? हीट होता है, तो वो हीट एनर्जी से खाना कुक हो जाता है। तो कौन सी एनर्जी यूज की हमने? हीट एनर्जी। कैलकुलेटर में क्या था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सोलर सेल है, इसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो ये कैलकुलेटर काम करने लगता है। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी यूज हुई? लाइट एनर्जी। तो आंसर क्या लिख सकते हैं? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑफ द सन आर यूज्ड इन सोलर एनर्जी डिवाइसेस। बच्चों ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये आंसर लिखना है। ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आए विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, आपको ये याद रखना है, सोलर कुकर और सोलर कैलकुलेटर। तो सोलर कुकर में हीट एनर्जी, सोलर कैलकुलेटर में लाइट एनर्जी। ओके, आई, why should we maximize the use of नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज? इसका आंसर पहले हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में किया हुआ है। वी शुड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज टू, पहला तो एनवायरमेंट क्लीन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं, कोल, पेट्रोल, ये सब में से पोल्यूशन होता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते। ठीक है, और ये जो सेकेंड रीजन है ना बच्चों, ये अच्छे से समझना, ये जो एनर्जी का डेफिनेशन दिया है ना नॉन कन्वेंशनल का टेक्स्ट बुक में, वही है। मोर एनर्जी का मतलब क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर। पेट्रोल, कोल, ये सारा कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। ठीक है, तो ये दो रीजन लिखेंगे व्हाई वी शुड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये तो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में यूज किया है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर पॉज करके ये आंसर कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द ऑड वन आउट? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड विंड। डीजल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मतलब ये कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, बट विंड तो नॉन कन्वेंशनल है, इसलिए क्या है ये? अनलिमिटेड। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? विंड इज द ऑड वन आउट as it is non-conventional, others are conventional energy resources. Second question में, a running car hauling a log. hauling a log मतलब एक log, लकड़ी का बड़ा पीस आता है, उसको उठाना, उठा के ले जाना। A book kept on a table. टेबल पे एक बुक पड़ा है। Picking up the school bag मतलब आप एक बैग उठा रहे हो। ठीक है, a running car मतलब गाड़ी मूव हो रही है एक जगह से दूसरा जगह, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसमें, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब उसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, हॉलिंग अ लॉग, हॉलिंग अ लॉग में आप कुछ उठा रहे हो ना, उठा के कहीं पे रख रहे हो, एक लॉग उठा रहे हो। पिकिंग अप द स्कूल बैग में भी आप कुछ काम कर रहे हो, आप स्कूल बैग उठा रहे हो। लेकिन अब बुक केप्ट ऑन द टेबल में क्या हो रहा है? बुक केप्ट ऑन द टेबल में कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऑड वन आउट क्या आएगा? अ बुक केप्ट ऑन द टेबल। क्यों? बिकॉज क्यों? एज नो वर्क इज बीइंग डन इन दैट केस। सिर्फ टेबल पे पड़ा है बुक, कुछ हो तो ना रहा है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, इन अदर केसेस वर्क इज बीइंग डन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है सनलाइट, विंड, वेव्स, पेट्रोल। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सिंपल क्वेश्चन है। सनलाइट देखो कभी खत्म होने वाला है नहीं, तो नॉन कन्वेंशनल है। विंड वो भी नहीं, नॉन कन्वेंशनल। वेव्स हमेशा रहेंगे सी में, तो नॉन कन्वेंशनल। बचा क्या? पेट्रोल। पेट्रोल तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। कौन सा सोर्स है? कन्वेंशनल। तो इसमें ऑड वन आउट क्या आएगा? सनलाइट, विंड, वेव्स तो नॉन कन्वेंशनल है, पेट्रोल अकेला कन्वेंशनल है, इसलिए पेट्रोल इज द ऑड वन आउट। ठीक है, बिकॉज इट इज कन्वेंशनल।
अदर्स आर नॉन कन्वेंशनल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है लीविंग द फैन ऑन इन अ वेकेंट रूम, मतलब वो रूम में कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी फैन चालू पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लीविंग द टीवी ऑन वाइल वर्किंग, मतलब कोई काम कर रहा है, हो सकता है लैपटॉप पे या मोबाइल पे कुछ काम कर रहा है लेकिन टीवी तो ऑन पड़ा है ऐसे ही, कोई देख भी नहीं रहा, मतलब वेस्ट हो रहा है। यूजिंग एसी ड्यूरिंग विंटर, अभी विंटर के टाइम तो ऑलरेडी ठंड होती है तो एसी यूज करने का क्या फायदा है, एसी नहीं यूज करना चाहिए ना। पुटिंग ऑफ द लाइट व्हेन गोइंग आउट, मतलब आप रूम से बाहर जा रहे हो तो लाइट बंद कर रहे हो, ये तो अच्छी आदत है, इसमें हम एनर्जी सेव कर रहे हैं। बाकी सब रीजंस देखो एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो जो बाकी तीन जो दिए हुए हैं उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, सिर्फ फैन बंद करके जा रहे हो तो उसी में एनर्जी सेव हो रही है। पुटिंग ऑफ द लाइट व्हेन गोइंग आउट इज द ऑड वन आउट एज इट इज अ वे ऑफ सेविंग एनर्जी, एनर्जी बचाने का तरीका है। अदर्स आर वेज ऑफ वेस्टिंग एनर्जी, एनर्जी वेस्ट करने के तरीके हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग पजल, तो पजल में से हमको टाइप्स ऑफ एनर्जी ढूंढ निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा टाइम लो, ढूंढो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको कोई टाइप मिल रहा है, डायरेक्टली आंसर मत देखना। चलो ओके, तो सबसे पहले देखो यहां पे आपको मिल रहा है सोलर एनर्जी, देखा सोलर। नेक्स्ट यहां पे मिलेगा साउंड एनर्जी, ओके, उसके बाद हीट एनर्जी, उसके बाद यहां पे देखो विंड एनर्जी, फिर उसके बाद यहां पे लाइट एनर्जी, है ना। अब हॉरिजॉन्टल में देखो सबसे पहले ही दिख जाता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी, और देखो और कुछ है क्या, कुछ मिस किया मैंने, अगर मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो ये इसमें सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है ना, सोलर, साउंड, हीट, विंड, लाइट, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पॉज करके आपके बुक में भी मार्क कर लो कौन से टाइप ऑफ एनर्जी है। यहां पे हमारा वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर मैं आगे भी दूसरे चैप्टर्स का एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको बताऊंगा। हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप सिर्फ आंसर्स वहां पे लिख के रट्टा ना मारे, बाय हार्ट ना करें, आपको अच्छे से समझे कि वो आंसर क्यों आया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप पर सेंड करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।